हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सब यहाँ टॉपिक वाइज कराए जा रहे हैं, इसलिए जो भी यहाँ पे क्वेश्चन कराया जाए उसको बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला इसमें टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, भारतीय संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। और हमारा ये सेकंड टॉपिक है आपका जुडिशरी, जिसे हिंदी में न्यायपालिका या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ और नोट कर लीजिए। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या करें, टेलीग्राम में जाएं और टाइप करें, हिंदी में टाइप करें गुरुकुल और इंग्लिश में टाइप करें क्लासेस। जैसे ये टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको सारी वीडियोस 1 बाय 1 मिल जाएंगी अब तक की, है ना। फिर देखिए आ जाएंगे आज के हमारा पहला क्वेश्चन में। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी। तो याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय की आज तक दूसरी सबसे बड़ी जो खंडपीठ जिस केस में बनी थी वह केस है आपका गोलकनाथ केस। और गोलकनाथ देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना है कि उच्चतम न्यायालय की आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ जिस केस में बनी वह है गोलकनाथ केस। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है 137। और 137 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि वह संविधान का अनुच्छेद 137 जो है ये उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया था। क्वेश्चन को एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने प्रवासी पंचायत निर्धारण अधिनियम 1983 को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पावन कर्तव्य के उल्लंघन पर असंवैधानिक घोषित किया था। तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 355। और अनुच्छेद 355 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। याद रखिएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन, याद रखिएगा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के जो मामले होते हैं ना वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। और मूल अधिकारों के प्रवर्तन की बात आई ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला स्टेटमेंट यहाँ है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा और संविधान और उसकी रक्षा करूँगा, उसकी रक्षा करूँगा। कह रहे हैं यह शपथ ली जाती है, किसके द्वारा ली जाती है, हमें यह बताना है। याद रखिए यह जो शपथ लेते हैं ये लेते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये शपथ ली जाती है। क्या शपथ ली जाती है? भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ लेता है अपने पद को ग्रहण करते समय कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन करूँगा और संविधान की रक्षा करूँगा। यह शपथ ली जाती है किसके द्वारा? भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है, तो वह कौन होगा? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, अगर मान लीजिए दोनों ही लोग क्या हो जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही पद अगर खाली हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह होगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात देखिए है ऑप्शन नंबर हमारा बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। ठीक, फिर देखिए आ जाएंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे या फिर किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है।
देखिए ऑप्शन में आया है केवल उच्च न्यायालय को, या फिर ऑप्शन बी में आया है उच्चतम न्यायालय को, या फिर ऑप्शन सी में है उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालयों को, या फिर ऑप्शन डी में है जनपद न्यायालयों को। तो याद रखिएगा, भारत के वह न्यायालय जिन्हें अभिलेख न्यायालय, जिन्हें क्या कहा जाता है, अभिलेख न्यायालय माना जाता है। भारत के वह न्यायालय जिन्हें क्या माना जाता है, अभिलेख न्यायालय माना जाता है, वह है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालयों को, दोनों को ही। ठीक, तो दोनों को ही माना जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना कि भारत के वह न्यायालय जिन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है वह उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों ही हैं। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई। देखिए ऑप्शन ए में है संसदीय एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी में है संवैधानिक संशोधन के द्वारा, या फिर ऑप्शन सी में है न्यायिक पहल द्वारा, या फिर ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वह हुई है न्यायिक पहल द्वारा, और न्यायिक पहल की बात आई है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई है वो न्यायिक पहल द्वारा की गई। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, वह चौथी महिला जज जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया है वो है जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा, और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा देखिए हैं ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जो हैं ये चौथी महिला जज हैं जिन्हें अप्रैल 2010 में भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया गया था। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई करता है। तो क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम जो न्यायालय है वो मामलों की सुनवाई कहाँ करता है, दिल्ली में करता है, लेकिन वो अन्य स्थानों पर भी सुनवाई करता है। तो अन्य स्थानों पर जो सुनवाई करता है कब करता है ये हमें बताना है। तो याद रखिएगा, उच्चतम जो न्यायालय होता है वो मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, लेकिन या परंतु अन्य स्थानों पर भी सुनवाई करता है। कब करता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर राष्ट्रपति अनुमोदन करते हैं तो वो अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है, लेकिन नहीं तो उच्चतम न्यायालय जो होता है वो सुनवाई, सभी केसों की सुनवाई कहाँ करता है, दिल्ली में करता है, लेकिन वो दूसरे स्थानों पर कर सकता है। कब कर सकता है, अगर राष्ट्रपति अनुमोदन करें तो, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सितंबर 2003 में न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई, वह न्यायालय है। तो मेन क्या है यहाँ बात कि एक तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ सितंबर 2003 में न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिसके अनुसार भारतीय समाज की जो महिलाएं हैं ना, इनकी स्थिति बहुत ज़्यादा क्या प्रतिष्ठित हुई। तो ये कह रहा है कि ये जो निर्णय लिया गया जिसमें भारतीय महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई वो किस न्यायालय द्वारा लिया गया था। तो याद रखिए, वह लिया गया था निर्णय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि सितंबर 2003 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई। ठीक, वह न्यायालय कौन सा है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है TDSAT, देखिए TDSAT जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूटल सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। तो इसके निर्णय को जो चुनौती दी जा सकती है तो कहाँ दी जा सकती है, तो याद रखिएगा TDSAT जिसे इसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूटल सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इसके निर्णय को जो चुनौती दी जा सकती है वह दी जा सकती है ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में। और ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना कि TDSST है ना, TDSSAT जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूटल सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्रिब्यूनल, इसके जो निर्णय को जो चुनौती दी जा सकती है वो दोनों ही जगह दी जा सकती है, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है। पहले सभी ऑप्शन को देख लें। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तन करने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन बी में आया है सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन देखिए सी में आया है केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय
परिवर्तित करने का अधिकार है, या फिर ऑप्शन डी में है केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। तो याद रखिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में जो बात सही है वो है केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। और विधि मंत्रालय की बात देखिए है ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और बाकी ये सभी हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से संबंध में निम्न में से क्या सही है, वो यह सही है कि केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया। देखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी आया है। तो याद रखिएगा, भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। और जस्टिस एम हिदायतुल्ला देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है वो है जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने लास्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं की संख्या है। एक बार फिर से चाहे क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश जो इस मंडल के सदस्य होते हैं उनकी संख्या हमें बतानी है। तो याद रखिएगा, ऐसे सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 6। और 6 की बात देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और चलिए आज के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। और लास्ट में ये कहेंगे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ और वहाँ पर टाइप करें गुरुकुल, हिंदी में टाइप करो, इंग्लिश में टाइप करें क्लासेस, आपको चैनल मिल जाएगा और वहाँ पर सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। ठीक, तो अभी के लिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को आप एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया करें। चलिए चीज़ें रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।